हेलो एवरीवन। आज हम हमारे अतीत भाग 2 के जिस चैप्टर को लेकर के आपके सामने आए हैं वह क्या है, नगर व्यापारी और शिल्पी जगह है अध्याय 6। हम देखते कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें उन्होंने किन बातों की चर्चा किया है। वो कहते हैं कि एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पत्तन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र ही थे। अब देखिए ऐसा है, आप ये समझिए जैसे कि अगर आज कोई अगर कहता है कि मैं वाराणसी जा रहा हूँ, काशी जा रहा हूँ, तो वो एक इतिहासकार या एक यात्री के दिमाग में ये होगा कि वह एक पवित्र स्थल पर जा रहा है। कोई कहता है मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ इन सर्च ऑफ जॉब, तो आईटी हब है, निश्चित उससे मालूम है कि वो किस जॉब के सर्च में जा रहा है, तो वो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न साइंस के क्षेत्र में के लिए जा रहा है। कोई कहता है कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तो नो डाउट किसी इंडस्ट्री की सर्विस के लिए जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आप अगर एक टूरिस्ट हैं, कहीं पर जा रहे हैं, तो आपके सामने एक टारगेट होगा कि मैं वहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ। उन्हीं चीज़ों को उन्होंने इस तरीके से समझाया है कि किसी नगर में जा रहा है तो प्रशासनिक रूप से क्या है, मंदिरों का नगर क्या है, उस समय मंदिरों की बात होती थी बहुत ज़्यादा, इस तरह की आज की व्यवस्थाएं नहीं थी। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया आपको है। तो अब आगे देखते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब आप ये देखिए, ये आपका जो है मानचित्र है, ठीक है। इसमें कहते हैं मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र, इन सभी को उसने बनाया है। यहाँ पर नोट क्या हुआ है। अब मैं आपसे बार बार ये कहता रहा हूँ कि जब कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो मानचित्र या नक्शे को अपने सामने रखिए और उनको बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको जब तक एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन नहीं मालूम होगा तब तक आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। एनसीईआरटी में इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई कहता है पुष्कर, देखिए पुष्कर क्या है, ये तीर्थ स्थल है ना। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर यहाँ पर है। तो पुष्कर क्या है, या अजमेर मुझे चिश्ती का जगह, वृंदावन क्या है, भगवान कृष्ण की स्थली है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि इन इन जगहों को लोकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर, और कौन किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर सूरत है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अगर मैं वृंदावन की बात करता हूँ तो वृंदावन का इतिहास के पन्नों में क्या इसका महत्व है। प्रशासनिक केंद्र कहते क्या है कि अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चले। ये उसी तरीके से है। कभी कभी आपने कोई फिल्म देखा होगा, फिल्म में क्या होता है कि फाइनल स्टेज दिखा देता है, वो बताता है कि इस फिल्म का क्लाइमेक्स क्या है। तो क्लाइमेक्स तो पहले कुछ पॉइंट्स को दिखाता है, फिर वो बैकग्राउंड में ले जाता है कि एक्चुअली यहाँ तक आने में या इस क्लाइमेक्स पर आने के पहले इसका बैकग्राउंड क्या था। तो वो भी कहते हैं कि हम एक कल्पना के घोड़े पर सवार होकर के हम अपने को इमेजिन करते हैं कि हम चोल डायनेस्टी,
चोल साम्राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। तो जब वहां पे हम भ्रमण कर रहे हैं, लेट अस सी कि वहां पर होता क्या है। कहते हैं कि वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी, कौन सी नदी, कैसा उल्लेख किया गया, 12 महीने, कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। क्वेश्चन क्या बन गया कि चोल की राजधानी तंजावुर के पास कौन सी नदी बह रही है, वो है कावेरी। राजा राज चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। मतलब देखो, वो कल्पना में ले जा रहा है, वो जस्ट इमेजिन कर रहा है कि हम चोल साम्राज्य में घूम रहे हैं। तो क्या हम देख रहे हैं कि तंजावुर के बगल से लगातार कावेरी नदी बह रही है, साथ में राजा राजेश्वर मंदिर में घंटियां बज रही हैं, इसी तरह की कल्पना कर रहा है। लोग नगर के वास्तुकार, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या, वास्तुकार, डिजाइनर को, इसका शिल्पकार वास्तुकार कौन है, किसी ने इस को डिजाइन किया है, इसका आर्किटेक्ट कौन है, कुंजर मल्लन राज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करने हुए नहीं थकते हैं कि वाह किस तरीके से उसने इस सिटी को प्लान किया है। ठीक है, हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। अब देख इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बनता है कि वास्तुकार ने जिसने डिजाइन किया है, वह जब मंदिर का निर्माण करवाया है तो मंदिर की दीवार पर अपना नाम भी लिख दिया है। वो कौन है, कुंजर मल्लन राजपेरुथच्चन। ठीक है, और मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। क्या है वो शिवलिंग स्थापित है, वो मूर्ति की बातें नहीं कर रहा है, शिवलिंग स्थापित किया गया है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। ये मंडप शादी वाला नहीं है, यहाँ पर क्या है, राजाओं के दरबार के लिए है। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि एक जैसे सेक्रेटरीट, जैसा सचिवालय होता है, सचिवालय से आदेश प्रसारित किए जाते हैं कि लोगों को, कि ऑफिसर को किस तरह के काम करने हैं। उसी तरीके से मंडप से राजा लोग जो है आदेशों को जारी किया करते थे। नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भी भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उर्रयूर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब उसकी समीप पर नगर कौन है, वो क्या है, उसका नाम क्या, उर्रयूर के साली बुनकर। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, साली बुनकर है ना। ठीक है, मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झाड़ियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग, अभिजात मतलब वीआईपी पर्सन, कुलीन वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अर्थात मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। कहाँ पर, देखिए एक तो यहाँ पर हो गया कि साली बुनकर, ये क्या करते हैं, इनके काम को दिखाया गया है। दूसरी तरफ क्या आता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर क्या है, स्वामी मलाई जगह का नाम है, पर्टिकुलर प्लेस है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, कि इनमें स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस मतलब क्या है, ब्रॉन्ज के आइडल है ना, ब्रॉन्ज के आइडल बनाते हैं। तो उनकी मूर्तियां बनाने के लिए ये प्रसिद्ध स्थान है। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। किसका उदाहरण है, मंदिर नगर का। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये दिखा रहे हैं कि मंदिर नगर से क्या है। देखिए पहले तो वहाँ मंदिर बनाए गए, मंदिर के आसपास व्यवसाय पैदा हुआ, व्यवसाय पैदा होने के बाद ये अर्बनाइजेशन हो गया,
नगरीकरण हो गया, क्योंकि सबको पता था कि मंदिर के आसपास अगर हम अपना व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आबादी बनती गई और धीरे धीरे वहाँ पर एक नगर स्थापित हो गया। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। मतलब उनकी एक आस्था थी कि हम इनको मानते हैं और उन्हीं की कृपा से ही जो है हम राजा हैं और संपन्न हैं या अपने राज्य को चला पा रहे हैं। वे मंदिरों को भूमि व धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों और पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव बनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। वो स्थितियाँ ऐसे ही है जैसे कि आज आज भी चैरिटी होता है। क्या तो सरकार मंदिरों को दान नहीं देती है, लेकिन राजा लोग उस समय मंदिरों को बनाते थे, दान दिया करते थे, जिससे कि वहाँ आसपास जो है अगर तीर्थयात्री हों, पुरोहित हों, तो वो पूजन पाठ कर सकें और धार्मिक कार्यों का संपादन कर सकें। कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीकी। अब ये देखिए कि यहाँ की जो ब्रांज है, कांस की मूर्तियाँ हैं, वो वर्ल्ड फेमस रही उस काल में। ऐसी मूर्तियाँ विश्व के उस समय समकालीन विश्व में कहीं भी नहीं बनती थी। लेकिन वो कहते हैं इनको बनाया कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता था और क्या है वो। पहले चीज तो कांसे की बात करते हैं। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है जो तांबे और रांगे टिन के मेल से बनती है। किससे बनती है? तांबा और टिन के। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। मतलब जिससे घंटा बनाते हैं, कहते क्या है कि कांसे का कोई चीज तो और भी बन सकता है, लेकिन इसमें रांगा जो है टिन, टिन का जो रेशियो बहुत अधिक रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था कि जब इसके अंदर अगर हम रांगा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मिक्सचर बनाएंगे, रेशियो उसका अधिक रखेंगे, तो जब घंटे को बजाएंगे तो घंटे की ध्वनि मतलब तेज आवाज पैदा करेगी। चोलकालीन चोलकालीन कांस्य मूर्तियों, लुप्त मोम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसी को देखना है कि ये लुप्त मोम तकनीकी क्या है। लुप्त मतलब गायब होना, मोम कैसे गायब होता है। तकनीकी से बनाई जाती थी। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है। अब पहले वो करते क्या थे, मोम से, वैक्स से वो एक मूर्ति को बना लेते, जिसका जो भी शेप उनको बनाना होता था, पहले मूर्ति से तो मोम से बनाते थे और उसके बाद उसके चारों तरफ गीली मिट्टी से उसको ढक देते थे। ढकने के बाद अब क्या करते थे वो देखिए, लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। सूखने के लिए छोड़ देना मतलब क्या है? एक सांचा बन जाता था, एक स्केलेटन बन जाता था और जब वो पूरी तरीके से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। मतलब क्या है, अब जब उसको गर्म करेंगे मिट्टी की उस मूर्ति को, तो उसके अंदर करते क्या थे कि उसमें छोटा सा होल बना देते थे। तो जो अंदर का जो मोम था, मतलब जो मोम की मूर्ति बनाई गई थी, वो पूरी तरीके से पिघल जाती थी, बाहर आ जाती थी। अब बाहर आने के बाद अब क्या करते थे वो देखें हम। कहते हैं फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धात भर दी जाती थी। जब यह धात ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। मतलब जो वो पहले क्या कहते हैं, मोम को उन्होंने हटा दिया, मोम को उन्होंने पिघला कर हटा दिया और उसी होल से जो है वो कांसे को पिघला कर उसके अंदर डाल देते थे। डालने के बाद क्या होता था, जब वो सूख जाता था, मतलब कि वो ठोस रूप लेता, सॉलिड शेप ले लेता था, तो उसके बाद मिट्टी को हटा देते थे, तो वो उस तरह की सुंदर मूर्तियां हमको सामने मिल जाती थी।
अब देखिए, ये कांसे की मूर्ति है, ठीक है ना, ब्रॉन्ज की मूर्ति है। इसमें क्या दिखाया गया है, एक नाग को दिखाया गया है, नाग नृत्य जिसे कहते हैं। इसमें कहते क्या है कि कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं कालिया नाग को नाग नृत्य किया था। वो उसी की चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह की कांस्य की भी मूर्ति बनाई गई थी। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनै शनै समय के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर और उसके दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। अब देखिए, यहाँ पे उनको एक व्यवसाय मिलता गया। व्यवसाय क्या मिलता गया कि जहाँ जो उनको मंदिर में धन की प्राप्ति होती थी, वो क्या करते थे, व्यापार में और साहूकारों में लगा देते थे। तो निश्चित रूप से जब व्यापार और साहूकारों में लगेंगे तो इनकी संख्या मंदिरों के आसपास बढ़ने लगी। अब बढ़ने लगी तो उसका क्या हुआ, उसका एक शहरीकरण, नगरीकरण होने लगा। अब जब नगरीकरण होने लगा तो उसके बाद जब मंदिर के आसपास दर्शनार्थी और तीर्थयात्री आते थे तो वो मंदिर के आसपास बसते गए और साथ ही साथ उनके लिए एक आवश्यकताओं की पूर्ति भी सामान्य रूप से उसी क्षेत्र में हो जाता था। उनको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। उनके आध्यात्मिक कार्य तथा उनकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति मंदिर के आसपास निर्मित नगरों से हो जाता था। इसीलिए से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव ऐसे तो बनते गए। कहते हैं ऐसे तो कई कई मंदिर के पास जो है नए नए नगर विकसित हो गए। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामी, जिसको कि हम क्या कहते हैं, भिलसा, या आज हम इसको विदिशा कहते हैं, और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। कहते क्या हैं, इनको आज भी हम जानते हैं, कांचीपुरम हो या सोमनाथ हो या बिलसा हो, ये आज आज तो पहले की तुलना में आज कई गुना आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इनका प्रारंभिक विकास कैसे हुआ है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तीर्थस्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। कहते क्या है, देखिए अब वो उनका उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे जो मंदिर तीर्थस्थल थे जहाँ पर कि मंदिरों का काफ़ी विकास हुआ, अब वो तीर्थस्थल बन गए। जब वो तीर्थस्थल बन गए तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा नगर के रूप में विकसित हो गए, जो कि आज भी हम देखते हैं। ये इनका विकास एक क्रमिक विकास हुआ है। अब दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अजमेर की बात करते हैं कि चौहान राजाओं की राजधानी थी, लेकिन बाद में मुगलों में यह सूबा मुख्यालय बन गया। सूबा क्या है, सूबा का मतलब एक तरह से प्रांत होता है ना, प्रांत, जिसको कि हम प्रदेश आज के समय समझते हैं। तो उस मुगल काल में इसको सूबा कहा जाता था। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। धार्मिक सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस। अब आप देखे होंगे कि जैसे कि अजमेर की बात होती है तो अजमेर में क्या होता है कि चादर चढ़ाने के लिए हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सह अस्तित्व। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो यही पर उनका वो है। यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी मठों के पंथों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। पुष्कर के बारे में हम डिटेल में कभी आपको बताएंगे। पुष्कर क्या है, हमने पहले एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने पुष्कर को लेकर आया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहीं पर है, ठीक है ना, मूल। वैसे तो एक साउथ में भी माना गया, लेकिन मूल मंदिर यही माना गया। इसके बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। छोटे नगरों का संजाल, 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था।
संभवतः उस उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था, जिनमें आम तौर पर एक मंडपिका, जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगा, होती थी। कहते क्या है कि छोटे छोटे नगर बनने लगे, जिसको आज होता है ना कि फला कस्बा है, छोटे छोटे टाउन है। तो कहते हैं उनका उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। कह रहे पहले छोटे छोटे गांव थे, गांव के बाद जो है ये गांव के लोग धीरे धीरे एक मंडी बनाते गए, जिसको उस समय क्या कहा था, मंडपिका। और उसके बाद क्या है, वो कैसे कहे, जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए आते थे, जिनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें और बाजार थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा। अब ये कहते क्या है कि ऐसी सी गलियां थी जहां पर कि एक एक नियत स्थान था। अभी कुछ दिन अगर आप गांव के क्षेत्र में जाएंगे, अभी भी वहाँ पर मेला हाट लगता है कई जगहों पे। तो वहाँ पर क्या होता है, अनेक तरह के व्यापारी जो है या सामान बेचने वाले एक जगह पर आते थे। लेकिन उस समय की जब चर्चा कर रहे हैं, एक गलियों में एक नियत स्थान होता था जहाँ पर कि लोग आकर के सभी अपने सामान को खरीद फरोख्त करते थे। और धीरे धीरे वो क्षेत्र क्या है, उसका शहरीकरण होते गया और छोटे छोटे गांव के लोग ही आते थे। और अंत में क्या हुआ, इस प्रकार से छोटे नगर आसपास बनने लगे। इसके अलावा भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनारों, लोहारों तथा पत्थर तोड़ने वाले आदि के लिए अलग अलग बाजार होते थे। कहते क्या है कि यहाँ पर तो आवश्यकता की चीज़ें थी, है ना, लेकिन शिल्पकारों के लिए जो है एक अलग स्थान होता था। जैसे कि दैनिक चीज़ों के लिए आवश्यकता थी, लेकिन शिल्प से संबंधित करने शिल्पकारों के लिए एक अलग स्थान होता था। इस पे यहाँ पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो मान लीजिए कि वो गेहूँ लाया, वो चावल लाया बेच दिया, तेल लाया बेच दिया, लेकिन शिल्पकारों के लिए एक अलग स्थान होता था। कुछ व्यापारी तो नगर में अस्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आज भी ऐसा होता है कि जैसे कि अब आपने देखा होगा कि कुछ व्यापारी जो है एक दुकान खोल कर बैठ जाते हैं, ठीक है। और कुछ मैं फेरी वालों की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन एक तरह से मान लीजिए जैसे फेरी वाले होते हैं, खुद सामान को लेकर के आजकल भी देखते हैं फेरी वाले होते हैं, यहाँ से सामान खरीदेंगे वहाँ बेचेंगे, वहाँ बेचेंगे, वहाँ बेचेंगे, वहाँ बेचेंगे, वो घूम घूम कर व्यापार करते हैं। साम उसी तरह के कुछ सामान आपको दुकानों पर भी मिल जाते हैं। उसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि घूम घूम कर क्रय विक्रय किया करते थे। इन नगर अच्छा दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़ी, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाला बेचने के लिए आते थे। अब वो कह रहे हैं कि वो सामान तो खरीदते थे आकर के व्यापारी जो घूम घूम करके। अब इनकी चर्चा फेरी वालों से मत करिए, वो अपने सामान को लाद करके ले आते थे इन बाजारों में और उनको बेचते थे, और जो चीज़ें उनको अपने आवश्यकता की होती थी वो उनको ले जाते थे। अब देखिए, ये दिखाया है एक नगर का बाजार। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे लोग बाजार में इकट्ठा हुए हैं, बड़े बड़े व्यापारी भी हैं, सामान भी लाए गए हैं, और जो जहाँ पर जिसको जिस तरह की चीज़ें खरीद फरोख्त करना लोग कर रहे हैं। ये पुराना बाजार दिखाया गया है। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में के या इनके आसपास किलेबंदी करके महल बना देता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों और उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे, और कभी कभी इन करों के संग्रहण का, कलेक्शन का अधिकार इन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिसका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं। कहते क्या है, कब वो सामंत कौन है, जो वहाँ का उस क्षेत्र नगर के आसपास जो है, जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता था, जिसके पास की काफ़ी ज़मीन होती थी, वो अपने को एक तरह से, तो उसको एक तरह से अपने को वो सामंत घोषित कर देता था स्वयं में, या कभी कभी
केंद्रीय शासन को भी उनको मान्यता दे दी जाती थी कि ठीक है, आप सामंत हैं, मत स्थानीय शासक हैं और आपको जो है यहाँ से कर्ज वसूलने का अधिकार है। लेकिन वास्तव में यही सामंत जब बाद में जमींदार का रूप ले लिए, सामंत तो स्वयंभू थे, स्वयं में ज़्यादातर थे, इनको केंद्रीय शासन से अधिकांश को मान्यता नहीं प्राप्त थी, लेकिन जमींदार के रूप में जब ये आए हैं तब इनको सभी जमींदारों को जो है केंद्रीय शासन से एक अधिकार प्राप्त हो गया था। तो जब केंद्रीय शासन से अधिकार प्राप्त हो गया था तो ये जहाँ पर रहते थे किलेबंदी करके अपना महल बना देते थे, मतलब एक तरह से स्थानीय शासक हो जाते थे। और ये शासक जब हो जाते थे तो ये व्यापारियों, शिल्पकारों और व्यापार के अवसर पर कर लगाते थे। भाई ठीक है, अब ये क्षेत्र मेरा हो गया है ना, इस क्षेत्र का अधिकारी मैं हूँ, इसलिए वो टैक्सेशन का काम करते थे। और टैक्सेशन का स्वरूप क्या होता था, किस तरीके से लेते थे, वो मंदिरों को कहते हैं कि ये किससे वसूली करवाते थे, इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे। मतलब देखिए, टैक्स कलेक्शन कौन करता था, ये मंदिर करते थे, वहाँ कोई अफसर नहीं होता था, ये मंदिर ही कलेक्शन करते थे। और वो मंदिर करते थे जिसका निर्माण या तो स्वयं किया इन्होंने या कोई धनी व्यापारी ने किया हुआ है। अब देखिए, करों की सूची दिखा रहा है, जैसा कि उल्लेख करा कि अभिलेखों में कहा गया कि तमाम कर वसूली होती थी। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के एक अभिलेख का सारांश है, जिसमें भी शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे। देखिए, यहाँ कलेक्शन का पावर किसको दिया गया है, मंदिर के प्राधिकारियों को। कोई कलेक्टर वहाँ पर नहीं है, कोई टैक्स का ऑफिसर नहीं है जैसा आज होता है। वो किस पे क्या कर सकता था, शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु चीज़ों को बेचने वाले आसकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु के रूप में थे और कुछ नकद के रूप में। अब ये देखिए, आज हम जब टैक्स की बात होती है तो कभी कभी हम लोग सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं कि सरकार तो जनायाज चीज़ों पर टैक्स लगा रही है, जबकि बड़ी बड़ी चीज़ों पर टैक्स लगाती है। लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए क्या है, अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इससे अपन मान लगा सकते हैं। लेकिन इनकी सूची आप बना लीजिएगा जिससे कि आपको मालूम हो सके कि हमें राजस्थान के अभिलेख का में ये पूछा भी जा सकता है कि इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया, तो राजस्थान के अभिलेख में है। और किन किन टैक्सों का, टैक्सेस, करों का जिक्र किया गया है, किस तरह के टैक्सेस का जिक्र किया गया है। बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। इनमें से बंजारे लोग, देखिए अध्याय 7 भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक, अच्छा देखिए यहाँ बंजारों की चर्चा की जा रही है। बंजारे क्या थे, ये एक तरह से अपना एक ग्रुप बनाकर व्यापार किया करते थे, जिनको कि हम नेक्स्ट टॉपिक में इनको एक्सप्लेन करेंगे। और ये कारवा लेकर चला करते थे। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा महलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर तथा एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, उसको क्या कहा गया, गिल्ड बनाते थे। अब देखिए, हर एक चीज़ का संगठन होता है ना, तो व्यापारी लोग भी उस समय क्या करते, कारवां, एक ग्रुप बनाकर चलते थे। क्यों? क्योंकि उनको जंगलों से, झाड़ियों से, खतरनाक इलाकों से गुजरना होता था। तो ऐसे में जो है वो एक काफिला बनाकर, एक कारवां बनाकर चलते थे और साथ ही इनका अपना हेड भी होता था। एक मुखिया बनाते थे, जो कि मुखिया ये डिसाइड करता था कि हमारा सामान कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, क्या है, कैसे। जैसे कि उनकी ओर से घोड़ा खरीदने के लिए अब वो किसी राजा के पास गए, माली शासक के पास,
तो अब उन्होंने कहा भाई कि हमारे पास 500 घोड़े हैं, काबुल के घोड़े बड़े अच्छे हैं, कि आप कितना पैसा लेंगे। तो उनका रिप्रेजेंटेटिव जो हेड होता था मुखिया, वही उनके सब डील को, व्यापार के सभी डील को वही करता था। 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, मतलब अनेक ऐसे गिल्ड थे। ये याद रखिएगा कि इनके संघ को क्या नाम दिया गया है, गिल्ड दिया गया है। उनमें से सबसे प्रसिद्ध क्या है, मणिग्रामम और नाना देशी थे। दो इंपॉर्टेंट हैं, कौन से हैं, मणिग्रामम और नाना देशी। ये आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। मतलब कि ये संघ जो है, कहते हैं कि कहाँ कहाँ व्यापार करते थे। इंपॉर्टेंट कौन थे, मणिग्रामम और नागदेशी, दक्षिण पूर्व एशिया और इवन चाइना के साथ। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चल कर के देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। आज भी आप देखे होंगे कि मारवाड़ी लोग जो है, अधिकांश व्यापारी बड़े बड़े जो है मारवाड़ी लोग हैं, तो उन्हीं की वो चर्चा कर रहा है। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। मुस्लिम बोहरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदू बनिया को सभी जानते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम बोहरा को देखिए, ये दोनों साथ एक कॉम्बिनेशन से काम करते थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों, कहाँ, लाल सागर, रेड सी और फारस खाड़ी, है ना, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और व्यापार और चीन से व्यापार करते थे। इनका आपको आप अलग अलग आप इनको पॉइंट को आप बना बना करके आपको लिखना पड़ेगा, जिससे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो कहाँ से व्यापार करते थे, किस बंदरगाह से करते, लाल सागर कहाँ से करते थे, ये कहाँ कहाँ रहते थे। ये सब एक एक हर एक लाइन में जो है दो दो तीन तीन क्वेश्चन एनसीईआरटी के बनते हैं ऑब्जेक्टिव। वे इन पत्तनों से कपड़े और मसाले बेचते थे। क्या करते थे ये लोग, कपड़े और मसाले बेचते थे, और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी के दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। अब देखिए इनका जो व्यापार हो रहा है, इसका आपको एक नोट बनाना पड़ेगा कि वो कहाँ से कौन सा सामान लाते थे, कहाँ पर क्या चीज़ बेचते थे। क्योंकि ये जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि चाइना से वो क्या लाते थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि टिन और मिट्टी के नीले बर्तन से चांदी लाते थे। कोई पूछे कि वो साउथ अफ्रीका में क्या ले जाते थे, तो कपड़े और मसाले, बदले में क्या लाते थे, सोना और हाथी के दांत। इस तरह से आपको जो है एक शॉर्ट नोट बनाकर रखना पड़ेगा, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। पश्चिम एशिया, पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई एशियाई बस गए थे। सीरियाई एशियाई के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतावली व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। अब देखिए क्या, लाल सागर में इन मसालों और कपड़ों का खरीदार कौन थे, इतावली, मतलब इटालियन, इटली के लोग थे, जिनको इतावली कहा गया था। और यहाँ वहाँ से भी उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुँचाते थे। मतलब क्या है कि वो पहले कहाँ पर, लाल सागर के बंदरगाह से कहाँ है, ये बंदरगाहों में लाकर पहले इटालियन जो इतावली थे वो खरीदते थे, और उनको ले जाकर फिर वो आगे वो ले जाते थे। मतलब कि पूरा भारतीय नहीं ले जाते थे। इसके बाद की जो यात्रा थी वो यूरोपीय बाजारों में पहुँचाते थे। इनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सोंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे, और भारतीय सूती कपड़ा बहुत ही लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तथा तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप इस प्रकार बदला कि इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि देखिए,
जिन मसालों की चर्चा कर रहा है, पहले यूरोप में क्या था, ठंडे प्रदेश के लोग थे तो ये लोग मसालों का सेवन नहीं करते थे। ये लोग मांस भून कर खाते थे। लेकिन जब इनके पास मसाले, गरम मसाले पहुंचे, जो कि केरल के तट या कालीकट जो भारत से पहुंचे, इनको उस मीट को खाने का स्वाद बदल गया। तो विशेष रूप से वो इसके लिए यहाँ पर आने लगे। और साथ ही जो कपड़े, जो सूती कपड़े थे, सूती कपड़े तो मोस्ट कंफर्टेबल होते ही हैं, चाहे वो जाड़े का दिन हो चाहे गर्मी का था। कहते कि इन्हीं चीज़ों के व्यापार के कारण यूरोप से सभी व्यापारी लोग भारत की तरफ आकर्षित हुए और यहाँ आना शुरू कर दिए। अब थोड़ा काबुल के बारे में एक सत्य जी का देख लेते हैं, काबुल क्या है। कहता है, काबुल अपने पहाड़ी और विशाल भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। सिल्क रूट देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इस सिल्क रूट की हम चर्चा कर चुके हैं पहले, जो चाइना तक जाता था। इंपॉर्टेंट क्यों है, काबुल और कांधार इससे जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था, घोड़ों की भी ट्रेडिंग होती थी। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, हीरो का, डायमंड का व्यापारी कौन था, जॉन बैप्टिस्टे टेवर्नियन ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपए का होता था, जो उन दिनों में एक भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। देखिए मसालों की बात तो कर ही रहा, सबकी बातें कर रहे, कहाँ कहाँ पर काबुल से क्या क्या आता था, लेकिन इसके साथ वन मोर थिंग हियर इज गुलाम, स्लैव, ये भी लाए जाते थे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि काबुल की पहाड़ी और विशाल भूमि, यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा फिर से कर देना चाहते हैं आपके साथ, है कि देखिए जब बाबर इंडिया आया था तो शायद उसके मन में ऐसा कल्पना नहीं था कि वो मुगल डायनेस्टी यहाँ पे पैदा बनाएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना। लेकिन जब वो दिल्ली आया, चूंकि वो कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था, यहाँ की आबो हवा उसको बहुत अच्छी लगी। तो वो तब उसने डिसीजन लिया कि चलो हम यहीं पर अपने को स्थापित कर लें, नहीं तो इसके पहले जैसे लोग आते थे लूट कर चले जाते थे, शायद उस समय इसने भी ऐसा ही किया होता। नगरों में शिल्प, बीदर के शिल्पकार, कहाँ के, बीदर के, ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए, अलग अलग चीजों को आपको नोट करना रहेगा। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। मतलब क्या है, देखिए पहली चीज क्या, बीदर के शिल्पकार किस लिए फेमस थे, तांबे और चांदी के लिए। और इस शिल्प का क्या नाम पड़ गया, बीदरी, क्योंकि ये बीदर के रहने वाले थे। जैसे होता बनारस से जब साड़ियाँ बनती थी तो उसका नाम ही क्या था, बनारसी साड़ी। इन द सेम शिल्प का नाम बीदरी पड़ गया। पांचाल, अब देखिए पांचाल मतलब क्या है, वैसे 5 है लेकिन यहाँ पर देखिए क्या, पांचाल में ग्रुप बनता है। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, मतलब क्या है, शिल्पकार ही है ना। और इसमें भी कौन है, सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। कौन कौन शामिल थे विश्व का, पांचाल में, पांचाल का अर्थ देखिए, पांचाल को डिफाइन किया है कि पांचाल को विश्वकर्मा समुदाय कहा गया है। और इनमें कौन लोग थे उनकी वो चर्चा कर रहा है, इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे, मतलब अगर ऐसे लोग नहीं हो तो मंदिर का निर्माण कैसे होगा। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों का निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार, अब फिर वन वन मोर टॉप इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। अब देखिए मैं जिन पे मैं
इंसिस्ट कर, जिसमें मैं फोकस कर रहा हूँ, ये सभी आपको याद करना पड़ेगा कि किस सालियार का कौन थे बुनकर थे, ठीक है। और ये मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गया था, जिसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। अब देखिए वो बार बार जिनकी चर्चा कर रहा है विशेष रूप से, आपको इन जितने भी इस तरह के टिपिकल वर्ड या टिपिकल लोग हैं, इनके बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा कि ये कौन लोग थे, कहाँ के थे और उनका काम क्या था। अब देखिए कितनी खूबसूरत पीतल के इस मोमबत्ती दान का काला आवरण है। देखिए काला आवरण बना हुआ है, देखिए मोमबत्ती बनाया गया है, इसके ऊपर ब्लैक से इसको कवर किया, कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये देखिए शाल का ऑर्डर, ये जो है दिखा रहा है कि कोई शाल बना हुआ है, इसका बॉर्डर कैसे बना, डिजाइन। ये शहरों के बदलते हुए भाग कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर नगर बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। जो पहले प्रसिद्ध था वो कमजोर होता जा रहा है। इसी काल में पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, भागीरथी बंगाल सॉरी पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। वह 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों की प्रतियोगिता में टिक नहीं सके। अब देखिए इंग्लैंड में इसी समय औद्योगिकरण शुरू हो गया, तो अब क्या है, यहाँ बुनकर हाथ से काम करते थे, सूती काम करते थे, लेकिन तो इनका जो है लेबर कास्ट बहुत अधिक पड़ता था, मजदूरी बहुत अधिक पड़ती थी। और वहीं पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, इंडस्ट्री में वहाँ पे कटाई, वहाँ पे चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिकरण था, मिलों के कपड़े आने शुरू हो गए, जो कि आराम से वो बनाते थे और सस्ते में बेचा करते थे। इसलिए जो मुर्शिदाबाद जिनकी बात कर रहे हैं कि ये डूब गया, क्यों डूब गया, क्योंकि अब इनको इनको खरीदने वाला और बनाने वालों की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई, क्योंकि ये बहुत महंगे पड़ते थे। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र। हम्पी की वास्तुकला का हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। कहाँ पर है वो? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी पर है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर नगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोट की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चुनाव जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और क्या कहते, बनाया कैसे गया था? शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। ऐसे ऐसे देखिए, ये शिलाखंड है, देख रहे हैं ना, स्टोन स्टोन के पीसेस हैं, जिनको कि एक दूसरे में फंसाकर बनाया गया है। यहाँ पर किसी तरीके से मार्टर मसाला या जिसको आप कह सकते हैं कि किसी भी तरीके के गारे चूने का प्रयोग यहाँ पर उस जमाने में नहीं किया गया था, केवल फंसा फंसा करके बिल्डिंग को तैयार किया गया था। ये आप देख सकते हैं कि इसका अहाता बिल्डिंग है, यह हम्पी का अवशेष है। एक किलाबंद नगर, अब देखिए क्या कर, एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने, अब क्वेश्चन कभी पूछा जाता था कि हम्पी नगर का वर्णन किसने किया था, किसके राजकाल में आया था,
तो डिटेल में बहुत नहीं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिए वो पुर्तगाली कौन था, डोमिंगो पेस ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया था। है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसने उल्लेख किया, कहाँ का यात्री था और उसने किस नगर का उल्लेख किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य दीवारों जैसे नहीं हैं, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके भीतर उसी रीत से बनाए गए भवनों को अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी की छतें सपाट चपटी हैं। छतें कैसी चर्चा करता है कि छतें सपाट और चपटी हैं, और इसका उल्लेख करने वाला कौन है हम्पी के बारे में, वो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। अब जैसे कि विशाल कक्ष है, अब वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे स्पेस बना दिया था दीवारों के अंदर, जहाँ पर भगवान के या देवी देवताओं की अलग अलग मूर्तियाँ रखी जा सकती थी, उन्हीं को वो आले कहते हैं। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टोड़ों के आकृति वाले मूर्ति कला के नमूने थे। किसके, कमल और टोड़ों, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ पर। 15वीं 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्ध कला में हम्पी कई वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों, जिनके हम चर्चा के व्यापारी होते हैं ना, सौदागर, और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। अब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर कि पुर्तगाली व्यापारी और इनका जमघट लगा रहता था, मतलब कि कितना समृद्ध रहा होगा, कितना प्रफुल्लित रहा होगा हर तरीके से, कहाँ कितना प्रॉस्परस रहा होगा, तभी तो व्यापारी लोग वहाँ पर आते थे। दूसरा कतार, मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, और देवदासियां विरूपाक्ष का मतलब क्या, भगवान शिव। विरूपाक्ष क्या है, देवदासियां विरूपाक्ष शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। देवदासियां क्या करती थी, मंदिर जो विशाल कक्ष थे में देव प्रतिमाएं रखी थी, राजा भी रहते थे, प्रजा के सामने वो नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण भारत में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है, जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। मतलब कहते क्या है कि विजयनगर साम्राज्य में जो है महानवमी पर्व जो था, ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय और सबसे आस्थावान पर्व हुआ करता था। और कहते हैं पुरातत्वविदों ने उस स्थान को खोद भी लिया है, जहाँ पे राजा बैठ करके इन सब अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। अब यहाँ पर देखिए, अपने शासन काल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों और नहरों के निर्माण में काफी रुचि ली। मतलब क्या है, जल व्यवस्था के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। मालदेवी नदी, कौन सी नदी, एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस नदी की बात कर रहे हैं, वो विजयनगर साम्राज्य की मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। ये सभी पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। किसने बनवाया, कैसे बनवाया, कौन सा सागर का निर्माण हुआ, किसने। कृष्णदेवराय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल प्रस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल
झील का निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों तथा खेतों के सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर किसने कौन सा निर्माण किया, कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण कराया, कहाँ पर करवाएगा, अनंतनाग सागर कैसे बना, ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। फिर हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे वो ये देखिए रथ मंदिर है, इसका स्वरूप क्या है, देखिए रथ का है, दो पहिए हैं, उधर है। कहते हैं हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। यहाँ पर देखिए पत्थर का रथ बना, ये किसका मंदिर है, विट्ठल का है ना। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, मल्लयुद्ध के भी कार्यक्रम होते थे। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। मतलब क्या कहते हैं कि हम्पी का विनाश कैसे हुआ 1565 में, इन शासकों ने जो है इनको हरा दिया और इसके बाद इसका नाश हो गया। वाणिज्य केंद्र क्या होता है, एक ऐसा स्थान जो विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाले माल खरीदा और बेचा जाता है। आज भी ऐसा वाणिज्य केंद्र होता है। सूरत, अब उस सूरत की चर्चा कैसे कर रहा है कि पश्चिम का प्रवेश द्वार, मतलब पश्चिम के लोग कैसे आते थे, सूरत के थ्रू। सूरत मुगल काल में कैम्बे, जो क्या खंभात की खाड़ी का नाम आपने सुना, किसको, कैम्बे को क्या कहते थे, उस खंभात को क्या कहते थे, कैम्बे। और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। कहते क्या है, मुगल काल में इंपॉर्टेंट बन गया। सूरत होरमुज की खाड़ी से होकर के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। होरमुज की खाड़ी और सूरत क्या पश्चिमी का प्रवेश द्वार है ना, वही कह रहा है कि पश्चिमी जो होरमुज की खाड़ी है और इससे पश्चिमी एशिया के लिए जो है संबंध स्थापित करने का स्थान क्या बन गया था, सूरत। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। अब देखिए कॉम्पिटिशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मक्का का प्रस्थान द्वार भी किसको कहा जाता है, वो सूरत को, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे मक्का की यात्रा करने के लिए। सूरत एक सरदेशी नगर था जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने और माल गोदाम थे। मतलब क्या है कि जहाँ पर हर तरीके के व्यापारी लोग आ रहे हैं, जहाँ पर विभिन्न सभ्यताएं के लोग जा रहे हैं संस्कृतियों के लिए, तो निश्चित रूप से क्या है कि सभी जातियों धर्मों का केंद्र बन गया था। अब फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अंग्रेज इतिहासकार, मतलब क्या है, इंग्लिश हिस्टोरियन कौन है, ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले देखे जा सकते थे। इसका उल्लेख किसने किया, ओविंगटन ने सूरत का किया है। अब ये समझ सकते उस समय भी अगर 100 जहाज एक साथ देखते थे तो इससे आप अनुमान लगा सकते थे कि पश्चिम एशिया के साथ इनके किस तरह के संबंध थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों को क्या कहा जाता है, जो किनारों पर गोटा लगता है, जरी के लिए प्रसिद्ध था और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां भी थी। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, ईरान में बसरा और बेल्जियम के
के बाजारों में भी मान्यता प्राप्त थी। अभी देख रहे हैं कि सूरत चूंकि व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन गया, इसे निश्चित रूप से क्या है, वहाँ पे कहते हैं विश्व के सभी भागों से लिए तो भव्य वन बनेंगे बनेंगे, विश्राम गृह बनेंगे बनेंगे। आज भी क्या होता है, जो जो इंडस्ट्रियलाइज एरिया होती है, या जहाँ पर व्यवसाय के बहुत ज़्यादा अवसर होते हैं, या जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं तो जाएंगे तो उनके लिए विश्राम स्थल, मनोरंजन के साधन सब कुछ उपलब्ध होते हैं। तो सी में वो उस समय भी होते थे। अब रही बात कि एक हुंडी क्या है, हुंडी की चर्चा करते हैं। हुंडी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहीं अन्य प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। अब जैसे कि आज के समय में क्या होता है, आपने देखा होगा डिमांड ड्राफ्ट होता है या चेक होता है। चेक पर केवल वैल्यू लिख दी जाती है, अकाउंट का नंबर मालूम होता है लोगों को, और वो कहते भी है कि हमारा इतना पैसा, वो चेक दे करके, माना कि वो कैश नहीं ले गए, कहीं गए जरूरत, उन्होंने कहा कि मैंने चेक काट दिया, आप ये ले लीजिए। उसके मतलब उसकी वैल्यू उस चेक पे लिखी रहती थी, और उन्होंने उनको भी जब भेजना होता था तो वो भी उसी तरीके से करते थे। तो इस हुंडी को आप मान सकते हैं जैसे कि वर्तमान में चेक या डिमांड ड्राफ्ट ऐसे जिसमें कि कागज़ की वैल्यू लिखी रहती है, लेकिन उतना पैसा जो होता उसके अकाउंट में रहता है ना। तो उसी तरीके से जो भी हुंडी जारी करता था उसके पास मालूम होता था कि उसके पास इसको कैश करने की क्षमता होती थी। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है ड्राफ्ट का और चेक का। उसी तरह से आप समझिए हुंडी हुआ करता था। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधा पतन प्रारंभ हो गया। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों अब मुगल साम्राज्य गिर रहा है ना, तो निश्चित रूप से उत्पादकता की हानि होगी। जब जब केंद्रीकृत शासन कमजोर होगा तो इसका मतलब है कि उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी, और उसका मुख्य के जो पश्चिम का हमारा सूरत जो था सबसे अधिक संपन्न था, उसके साथ ही उसका भी पतन शुरू हो गया। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और मुंबई, वर्तमान में मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1768 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। अब कह क्या रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहला मुख्यालय कब बनाया था, 1668 में। ठीक है, जोखिम भरा दौर और मुस्लिम पट्टी के लिए, मुस्लिम पट्टी की बात करता है, मसूलीपट्टनम की बात करता है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कहाँ पर है, कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों को ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अब देखिए क्या है, दोनों के बीच, इंग्लैंड और हॉलैंड के व्यापारियों के बीच में जो है इसको कंट्रोल करने के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा था कि जैसे करें, लेकिन अल्टीमेटली अंत में क्या, हॉलैंड की एक चीज देखिए, मसूलीपट्टनम का किला किसने बनाया है, डच, यानी कि हॉलैंड वासियों ने ही इसको बनाया था। दूसरी तरफ ये देखिए ये कहाँ पर स्थित है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मानचित्र रखिएगा अपने पास, नक्शे रखिएगा, जिससे कि आप अगर कोई आपसे पूछे कि मसूलीपट्टनम कहाँ है, किस नदी पर है, तो आप ये कंफ्यूज मत बोलिए कि गोदावरी में है कि कृष्णा में है कि कावेरी में। मछुआरों का एक गरीब नगर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ड ने 1620 में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया था। देखते हैं कि गुमास्ता क्या होता है। कहते हैं कि यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी, मतलब कि जो यूरोप से
के ट्रेडिंग कंपनीज थी, उनका एक प्रभारी था, एक कंट्रोलिंग अफसर था, जो कि उनकी एक्टिविटी की निगरानी कर रखता था, वह उसको कहते थे गुमास्ता। और यहाँ पर इस जिस गुमास्ते ने जो है मछलीपट्टनम का वर्णन किया है, उसका नाम है विलियम मैथफर्ड, जिसने कि 1620 में किया है। अब देखिए वो वर्णन क्या कर रहा है। यह गोलकुंडा का एक प्रमुख पत्तन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। गोलकुंडा का क्या है, प्रमुख पत्तन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट भी यहाँ पर है। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चारदीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ नहीं। यह एक अच्छी जगह पर स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ आने जाने लगे। और चूंकि हमारे तथा हालैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। अब वो कह रहे हैं कि पहले तो ये गरीब नगर था, पहले एक गरीब नगर था, लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि हालैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब हालैंड की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आना शुरू कर दी, तो ये क्या होता, प्रॉस्परस होने लगा, इसका विकास तेजी से होने लगा। क्योंकि यहाँ के जो मछुआरे थे, उनको रहने के लिए, खाने पीने की सब व्यवस्था करने लगे। अब उसके प्रारंभिक क्षण बता रहा, लेकिन उसके बाद क्या है कि इसकी आबादी घनी हो गई, क्योंकि मछुआरे रहते थे। ठीक है, तो आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता गुमास्ते कौन होते हैं, किस गुमास्ते ने मछलीपट्टनम का वर्णन किया है, और ये किस प्रदेश का जो है प्रमुख पत्तन था। गोलकुंडा के कुछ शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही का अधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं किस पे भी है, कपड़ों, मसालों, विशेष रूप से क्या है, कपड़े और मसालों, अन्य चीजों पर शाही का अधिकार लागू कर दिया है। इसलिए इन्होंने लागू कर दिया क्योंकि मेन जो ट्रेड, जो मेन मुख्य व्यापार जो करते थे अंग्रेज लोग, वह इन्हीं चीजों को करते थे। तो उनको ये डर था कि अगर इस पे भी अधिकार कर लेंगे तो निश्चित रूप से राजस्व को भारी नुकसान होगा, और इससे क्या है, इनके साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कोमटी चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। अब कहते क्या है कि अब चूंकि यहाँ पर व्यापार हो, विदेश से जब व्यापार शुरू हो गया, तो यह नगर क्या हो, बहुत समृद्धशाली हो गया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि, एक का नाम आता है, वो कौन है, सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हालैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। उसका पर्पज क्या था कि देखिए, हालैंड वासी और अंग्रेज दोनों ही व्यापार करते थे, और ये खुद में भी व्यापारी था, जो कि लोकल था, स्थानीय था। इसे सोचा कि अगर इनको लड़ा देंगे तो इनका व्यापार प्रभावित होगा और इसका व्यापार चल जाएगा। ठीक, इसका नाम याद रखिएगा, सूबेदार कौन था, सूबेदार मीर जुमला। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किस मुगल बादशाह ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया, वो कौन थे, औरंगजेब। वैसे इसके जो चर्चा पहले कर चुके हैं। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ गई। अब प्रश्न ये हुआ था कि जब गोलकुंडा उनके हाथ से निकल कर जहां व्यापार करते थे, अब वो आगे क्या करेंगे। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे। अब उनका ये था कि व्यापार के जो सामान लाते थे यूरोप से, वो पत्तनों पर उतारते थे, लेकिन वो कह रहा है
कि भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई थी कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। अब यहीं पर देखिए, यहीं पर जो है अंग्रेजी शासन की नींव पड़ना शुरू हो गई, क्योंकि वो कहाँ भूमिका अदा करना चाहे, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक, ही बचा क्या। तो उन्होंने सोचा कि केवल हमारा काम ये नहीं है कि हम केवल जो है पत्तनों पर सामान लाएं और भीतरी उत्पादन केंद्रों पर इसको पहुंचाएं और वहां से सामान लेकर के फिर हम यूरोप को चले जाएं। अब उनका ये था कि अगर हम इस तरह की व्यवस्था में नियंत्रण करना शुरू कर देंगे तो हर तरीके से जो है हम संपन्न हो सकेंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि जैसे गोलकुंडा में जब गोलकुंडा पे जब औरंगजेब ने कब्जा कर लिया, इनके हाथ से यहाँ का व्यापार चला गया। इसलिए चाहते थे कि राजनीतिक और प्रशासनिक भी इनके हाथ में आने के लगे। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई वर्तमान मुंबई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता और मद्रास वर्तमान चेन्नई चले गए, तब अब देखिए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा। अब इनको लगा कि जब गोलकुंडा वहां से हट गया तो गोलकुंडा से ये लोग हटना शुरू कर दिए, तो अब इन लोगों ने नई जगह तलाशना शुरू किया। तो वो जगह कौन था, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो समृद्धि विदेशी व्यापार से होती थी मसूलीपट्टनम की, वो खत्म हो गई और इसका जो मुख्य वो था प्रभाव था व्यापार के क्षेत्र में, वो समाप्त होना शुरू हो गया। 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया और वह आज एक छोटे से जीर्ण नगर के अधिक कुछ नहीं है। आज हमसे कोई पूछे कि मसूलीपट्टनम क्या है, तो हम एक छोटे से नगर की बात करेंगे, हम उसको दिल्ली, बंबई, कलकत्ता के रूप में नहीं बता सकते हैं। अब कहता है नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, ठीक है, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अब वो कह रहे हैं कि देखिए 16वीं शताब्दी 17वीं में केवल किस लिए आ रहे थे, वो मसाले और कपड़े के लिए, और ये दोनों कहाँ पर लोकप्रिय हो गए थे, यूरोप और पश्चिम एशिया। अंग्रेजों, हालैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अब देखिए, ये मत मानिएगा कि केवल कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब वही है जो कि अंग्रेजों की थी जिन्होंने हमारे देश पर राज किया। सबकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब क्या है कि वो कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया से, मतलब इंडिया क्या है, ईस्ट में था यूरोप के, जो उनसे व्यापार करती थी, उस कंपनी का नाम सभी यूरोप देशवासियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर, ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी, मुल्ला अब्दुल गफूर और वीर जी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखिए क्या है, अब उन्होंने भारतीय इन बड़े बड़े व्यापारियों को भी व्यापार को उन्होंने बाधा पहुंचाना शुरू किया। कुछ समय के लिए तो टिके रहे मार्केट में, लेकिन जब उन्होंने नौशक्ति का प्रयोग किया, इनके सामान को वहाँ यूरोप में और यूरोप के सामान को इंडिया में लाने में बाधा उत्पन्न होने लगी, तो धीरे धीरे अपना ये अस्तित्व खो बैठे और मुख्य रूप से फिर क्या हुआ, एक तरह से कंपनी का ही काम करना शुरू कर दिया, कंपनी के एजेंट के रूप में ही स्थापित हो गए केवल। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए। अब देखिए, राजनीतिक शक्ति कैसे आ गया, समुद्र तो खुला हुआ था, व्यापार सबके लिए खुला था, लेकिन इन्होंने नौसेना का प्रयोग कर दिया। अब नौसेना का प्रयोग से फायदा क्या हुआ कि इनको लगा कि हम भारतीय व्यापारियों को दबा सकते हैं, तो जब भारतीय व्यापारियों को दबा सकते हैं तो उन पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हम वहां पर अपना राजनीतिक वर्चस्व भी कायम कर सकते हैं। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अधिकाधिक लोगों ने
कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। अब देखिए क्या है, अब वो कह रहे हैं कि इंडिया में भी क्या हो रहा है कि चूंकि वस्त्र उद्योग बहुत तेजी से फैल रहा था, वस्त्र उद्योग काफी मतलब कि क्या कहते हैं कि प्रॉस्परस हो रहा था, संपन्नता की तरफ ले जा रहा था, तो अधिकांश लोगों ने अपने को इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से जहां पर कि रोजगार के अवसर हर एक आदमी उधर ही भागना शुरू करता है। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक। अब देखिए भारतीय मतलब कपड़ों का क्या है, कहते दिन प्रतिदिन परिष्कृत होते गए, रिफाइन होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले पेशगी ले रखी थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब देखिए पेशगी, पेशगी की प्रणाली पर क्या मतलब, क्या है पेशगी मतलब जिसे एडवांस उन्होंने ले लिया, वे हमने उसे उस कंपनी, अब तीनों कंपनियां काम कर रही हैं, हॉलैंड की भी कर रही है, फ्रांस की भी कर रही है और इंग्लैंड की भी कर रही है, ठीक है। लेकिन अब उन लोगों ने क्या किया, कहा भैया इंडिया में आते थे कि जो बुनकर थे, शिल्पकार थे या बुनकर थे जो काम वस्त्र उद्योग में लगे हुए थे, उससे कहते भैया मेरा पैसा ले लो, अब मेरा काम जल्दी से कर देना, जिससे कि हम तो उससे उनको क्या फायदा होता, जल्दी से ले जाकर यूरोप और पश्चिमी एशिया में बेचते थे। तो इन लोगों को ये लगा कि हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जिसका एडवांस ले लेते थे पहले काम उन्हीं का करते थे। तो अब एक तरह से ये एक ठेकेदार हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते रहते थे और जिसका एडवांस लेते थे उसी का काम करते थे। इनका स्वयं का व्यवसाय नष्ट होना शुरू हो गया। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। अब देखिए अब इनका स्वयं का रोजगार चला जा रहा है, जिसके के लिए प्रसिद्ध थे। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित, क्या देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। अब कहते क्या ब्लैक टाउन क्या है, श्वेत अश्वेत, अंग्रेजों को गोरा माना जाता है और इंडियन को काला माना जाता है। तो उन्होंने कहा ब्लैक टाउन, जहां पर कि केवल इंडियन रहेंगे, वो इंडियन जो शिल्पकार थे उनको कह दिया गया ब्लैक टाउन, मतलब कि अश्वेत लोगों का टाउन बना दिया। तो उन्होंने कहा कि आप लोग को यहीं पे रहना है और हम जो जो ऑर्डर देंगे हमारा सामान तैयार करना है, ठीक है। वो ब्लैक टाउन में केवल इंडियन रहते थे शिल्पकार। लेकिन देखिए उन्होंने अपने लिए क्या किया उसको देखिए अब आप। जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले वर्ष पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मद्रास में फोर्ट कौन सा है और कलकत्ता में। तो देखिए मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज है, अब कलकत्ता में क्या है, फोर्ट सेंट विलियम। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बंबई की एक सड़क, अब देखिए चित्रांकन किया गया है और वहां पर यह दिखाया गया है कि इस शताब्दी में जो है बंबई की सड़कों की क्या हालत है। देखिए सड़क है, यहाँ पर लोग मजदूर बैठे हुए हैं, लोग अपने काम में लगे हैं, कोई अपना सामान ले जा रहा है, कोई डोली है, कोई सामान है, यही ढुलाई कर दिखाया गया है कि उस समय जो है बंबई की सड़कों का दृश्य यही हुआ करता था।
अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी में जब भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो वो बार बार हमें भारत के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके बाद हर चैप्टर में हमने ये देखा है कि समकालीन मतलब कॉन्टेम्प्रेरी शीर्ष विश्व में क्या हो रहा था उसके बारे में भी वो चर्चा करते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे वो क्या बताना चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। उनका उद्देश्य क्या था? मसाला प्राप्त करना। मसाला क्यों प्राप्त करना चाहते थे? क्योंकि यूरोप में जब तक मसाले नहीं पहुंचे थे तब तक वो लोग मांस को भून कर खाया करते थे, लेकिन जब कोई वहाँ पे एक बार मसाला लेकर पहुँच गया और उन्होंने मसाले को इस्तेमाल के साथ वहाँ पे मीट बनाना शुरू किया, तब उनको लगा कि यार ये एक अजूबी चीज़ है, हम इसको क्यों नहीं इंडिया में लाए, हर एक अपने पकवान में इसका इस्तेमाल करें। इसी सबसे पहले वो इसी उद्देश्य से इंडिया में आए थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ कहाँ से यात्रा किया? अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकल गए। केप ऑफ गुड होप क्या मतलब है? ऐसा केप जहां पर कि आशा, गुड होप, अच्छी आशा हो, इसीलिए इसका नाम था केप ऑफ गुड होप, से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। देखिए इसका रूट है, कहां से निकला है? पुर्तगाल से। अटलांटिक सागर, केप ऑफ गुड होप और फिर हिंद महासागर को पार करते हुए भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा पूरी करने में 1 वर्ष से भी अधिक का समय लगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, उसे अपनी पहली यात्रा मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि वास्को डी गामा केवल एक ही बार इंडिया आया था, लेकिन पहली यात्रा का चर्चा कर रहा, अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। सोचिए कितने साहसी लोग थे कि यात्रा को फिर भी पूर्ण करिए। कितने लोग मर गए आप देख सकते हैं। 170 में के बचे कितने? 54। प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अंततः लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हालैंडवासी और फ्रांसीसी नागरिकों ने भी उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए एक पुर्तगाली नागरिक ने इस रास्ते को ढूंढा, लेकिन इसका लाभ इन लोगों ने लिया। कौन है? जिनका कि नाम लिखा हुआ है। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य परिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम ओर से भी भारत पहुंच सकता है। उसका सोचना बिल्कुल सही था कि पृथ्वी गोल है, चाहे मैं ऐसे चलूं चाहे मैं ऐसे चलूं, हम पहुंच तो आएंगे ही। अरे भाई राउंड शेप अगर है, हम ऐसे चलेंगे तब भी यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे चलेंगे ऐसे आ जाएंगे। लेकिन उसके परिणाम क्या निकले उसको देखिए। वो कहता है कि वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसको लगा, जिस द्वीप की बात कर रहा है अमेरिका के, उसको लगा कि वो पहुंच गया है इंडिया, तो लेकिन चूंकि वेस्ट के रास्ते गया था इसलिए इसने इसका नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी यहाँ आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अफ्रीका के बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर इन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। अब देखिए जो अंग्रेजों ने भारत में किया था उसी तरह का काम यहाँ पर क्या है। यहाँ पर इटली के लोग पहुंचे, फिर स्पेन के लोग पहुंचे, पुर्तगाल के पहुंचे और वही कह रहा है कि उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों को पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। तो मैंने इस चैप्टर में भी आपको
बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया, एक एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैं काफ़ी स्ट्रेस दे रहा हूँ, यही सब पॉइंट जो ऐसे होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन में, तो ये आपको मालूम है कि एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो जिन पॉइंट पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, उसकी जरूर आप लिस्ट बनाते जाइए, और ऐसा अगर करेंगे तो कंपटीशन में शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे छूटे। मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिसको आप इजीली सॉल्व नहीं कर लेंगे। और अगले वीडियो में अगले चैप्टर में आएंगे। टिल देन, बाय बाय।